हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम पंक्तियों के क्या बना दें, स्तंभ, और स्तंभों की क्या बना दें, पंक्ति। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो प्रभावित नहीं होती है, सेम रहती है। यहाँ पे देखो इस तरीके से समझना आप इसको, जैसे A1 B1 C1 ये पहली रो है, A2 B2 C2 ये दूसरी रो हो गई, A3 B3 C3 ये तीसरी रो गई। इस फर्स्ट रो को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम A1 B1 C1। इस सेकंड रो को क्या बना दिया, सेकंड कॉलम A2 B2 C2। इस थर्ड रो को क्या बना दिया, थर्ड कॉलम A3 B3 C3। इसका मतलब सभी रो जो है वो कॉलम में परिवर्तित हो गई और कॉलम रो में परिवर्तित हो गई। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, विस्तार करोगे, इसका विस्तार करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसको विस्तार करने के बाद इसके रिजल्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए सभी को, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो आसन्न एडजेसेंट पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। किसी एक रो को नजदीक वाली, जैसे ये रो है फर्स्ट, ये सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो को सेकंड से बदल दो, सेकंड को फर्स्ट से बदल दो, रो को इंटरचेंज करो या कॉलम को इंटरचेंज करो, पास पास वालों को। तो जो वैल्यू डिटर्मिनेंट है, जो आपका पहला डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट का जो संख्यात्मक मान है वो तो वही रहेगा, केवल क्या होगा, उसके सामने माइनस का साइन आ जाएगा। अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो अब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे यहाँ पर है A1 B1 C1 फर्स्ट रो, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी हो गई। पहली रो को दूसरी रो से और दूसरी रो को पहली रो से इंटरचेंज किया तो देखो जो दूसरी वाली रो है वो पहले वाले स्थान पर आ गई और जो फर्स्ट रो है वो सेकंड वाले स्थान पर आ गई। तो डिटर्मिनेंट में किसका फर्क पड़ेगा, माइनस आ जाएगा। फिर या तो रो को इंटरचेंज करो, जैसे R1 को हमने R2 से इंटरचेंज किया है, R1 को R2 से, R2 को R1, चाहे रो इंटरचेंज की जाए चाहे कॉलम इंटरचेंज किए जाए, पास पास वाले दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा, एक साइन आ जाएगा नेगेटिव, माइनस आगे लग जाएगा। पहले जो वैल्यू थी, पहले अगर प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी, अगर पहले माइनस था डिटरमिनेंट की वैल्यू तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है। उसके बाद प्रॉपर्टी है थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। यदि सारणिक में कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभ सर्वांग सम आइडेंटिकल हो तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम एक से हो जाए, दो रो या दो कॉलम एक से, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, समान हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं हम, एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद एक यूनिक वैल्यू आती है, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, दूसरी रो है A1 B1 C1, देखो R1 और R2 ये दोनों रो क्या हो रही है, एक सी है, R1 रो बराबर है किसके, R2 के। इसका मतलब क्या है कि इस डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा मान लिख देंगे हम 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें R1 और R2 जो दोनों पंक्तियां हैं वो समान है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4, यदि सारणी की यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी में उस संख्या से गुणा हो जाता है। इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ जो है ये बहुत यूज होती है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि अगर आप, जैसे ये वैल्यू है और ये डिटर्मिनेंट है k यहाँ पे कांस्टेंट हुई, तो इस डिटर्मिनेंट में अगर ये मैट्रिक्स होता तो इस k का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता। अगर ये आव्यूह होता तो k का क्या करना पड़ता हमें, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता। और अगर
ये डिटर्मिनेंट है तो इस k का या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा, रो के हर एलिमेंट में, या किसी एक कॉलम के हर एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई करना है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे k था तो देखो k का फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, बाकी सेकंड में और थर्ड में नहीं होगा, ना सेकंड रो में होगा ना थर्ड रो में। चाहे तो किसी एक रो, इस फर्स्ट वाली के चाहे सेकंड वाली के चाहे थर्ड वाली के, किसी एक रो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी एक कॉलम के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज किया जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर पास पास वाली एक रो को दूसरी रो से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से परिवर्तित किया जाता है तो एक माइनस आगे लग जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो पंक्ति या दो स्तंभ एक से हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, उस डिटरमिनेंट का जो मान है वो क्या होता है, जीरो होता है। और फोर्थ क्या है कि अगर किसी कांस्टेंट संख्या का किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उस डिटरमिनेंट के अंदर या तो किस एक रो के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी कांस्टेंट संख्या का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटरमिनेंट में क्या होता है, केवल एक रो में या एक कॉलम में के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गई होंगी चारों प्रॉपर्टी। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट देखिए आप, प्रॉपर्टी है 5। अच्छा, प्रॉपर्टी 5 क्या है, ये भी क्वेश्चंस में कई बार यूज होती है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम का जैसे पहला एलिमेंट है ये कैसे लिखा हुआ है, a1 प्लस अल्फा। ठीक है, दूसरा ये एलिमेंट है a2 प्लस बीटा, तीसरा एलिमेंट है a3 प्लस गामा, फिर सेकंड कॉलम है b1 b2 b3 और थर्ड कॉलम है c1 c2 c3। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी या इस डिटरमिनेंट को आप अलग अलग ऐसे दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। क्या आएगा, a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3, सेकंड कॉलम हो गया c1 c2 c3। अच्छा, ये जोड़ था यहाँ पे a1 प्लस अल्फा, तो प्लस लगाएंगे आप, फिर लिखेंगे अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, फिर वही आएगा b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c1 c2 c3। ठीक है ना, तो अगर किसी रो पर या कॉलम पर ऐसे जुड़ रहा है तो आप उसको ऐसे अलग अलग दो सम के रूप में लिख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, यदि सारणी की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। जैसे ये पूछा नहीं जाता क्वेश्चंस के नहीं जाता, लेकिन ये कंपटीशन में पूछा जाता है इस तरह से। जैसे ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो इस सेकंड रो के जो सहखंडक है, जो कोफैक्टर है, वो क्या होंगे, C21 C22 और C23। इन तीनों एलिमेंटों के सहखंडक का इनमें मल्टीप्लाई करो, C11 का मल्टीप्लाई करो किसमें, A11 में, C22 का मल्टीप्लाई करो किसमें, A12 में, और C23 का मल्टीप्लाई करो किसमें, A13, A11 C21 A12 C22 A13 into C23। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7, एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, दो तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित सारणिक का मान जो अपर या लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उससे संबंधित कोई डिटरमिनेंट है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसके लीडिंग डायगोनल पर, इस पर जो एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर देखो ए बी सी 0 ये आ रहा है, ये कैसी मैट्रिक्स है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का आव्यूह बनाया हम, त्रिभुजाकार आव्यूह का हमने क्या बनाया है, सारे बनाया है। तो इस डिटरमिनेंट का जो मान होगा वो क्या होगा, ए का डी में मल्टीप्लाई करो और डी का एफ में,
A इंटू डी इंटू एफ, ये रिजल्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये डिटर्मिनेंट है कोई 1 2 3 0 4 5 0 0 6। आपसे कह रहा है कि साहब आप इस साड़ी का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये कैसा डिटर्मिनेंट है? ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट बनाया है। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो लीडिंग डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो लीडिंग डायगोनल पर क्या आ रहा है? 1 4 और 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 इंटू 4 इंटू 6, यानी 6 चौक 24, 24, ये आंसर होगा। ठीक है भाई। तो अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना पड़ेगा? जो लीडिंग डायगोनल पर एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। इसके आगे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज 4.2। एग्जांपल आप लोग करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखिए 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन देखो। आप अपनी बुक में देख लेना क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है तो L और M का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उसमें x y था बस। तो इसका सॉल्यूशन है, आपको जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट ये डिटरमिनेंट है L M 2 3 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 3L माइनस 2M। ये तो आता होगा आपको। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हो, ये लिखा जाता है। फिर जब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो बीच में माइनस लगा, माइनस 2M। ये हो गया आपका 3L इक्वल टू, इधर जाएगा ये 2M, बराबर से उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, M इधर डिवाइड में आ जाएगा, L अपॉन M, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, यानी L अनुपात M बराबर कितना हो गया? 2 अनुपात 3। ये आंसर इस क्वेश्चन को करना। इसके बाद है सेकंड, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है साड़ी, ये एक साड़ी दिया हुआ है 2 3 4 3 6 5 1 8 9 के द्वितीय पंक्ति के, द्वितीय पंक्ति कौन सी होती है? ये वाली सेकंड रो के अवयवों के उप सारणी ज्ञात कीजिए। जो सेकंड रो है उसके जो एलिमेंट है, सेकंड रो की पोजीशन क्या होती है? 2 A21 A22 A23। इसका हमें क्या निकालना है? माइनस निकालना। माइनस निकालना मैं पहले आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो यहां पे लिख लेंगे इसको जैसे लेट, इसको हमने ए मान लिया, डिटरमिनेंट 2 3 4 3 6 5 1 8 9। सेकंड रो के लेने द्वितीय पंक्ति के अवयवों, द्वितीय पंक्ति का अवयव क्या होता है? ये होता है, यानी A21, A21 का उप सारणिक माइनर ऑफ द एलिमेंट A21 कैसे लिखा जाता है? कैपिटल M21। सेकंड रो कैंसिल होगी, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा? 3 8 4 9। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हो आप, ये तो आपको आता होगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेना और इसका इधर, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही A22 का उप सारणिक, बोलो कितना आएगा? M22। सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या बचेगा? 2149, 2149। ठीक है, तथा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का उप सारणिक माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। सेकंड रो कैंसिल होगी, थर्ड कॉलम कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 2138, 2138।
आप इनको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना, आगे आंसर आ जाए, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपके माइनर्स हो गए, ये आंसर। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया मैंने आपको, और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया। ये क्वेश्चन भी इस तरह का पहले आ चुका है क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 4.1 में आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक बार और मैंने करा दिया, तो फिर इनको आप अपनी पेयर कॉपी में इसी तरीके से लिख लें, करो इनको नोट। एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये कह रहा है साढ़े इसका मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप इसका सीधा प्रसार कर दो, सीधा एक्सपेंशन कर दो इसका, तो मान आ जाएगा। लेकिन जब आप सीधा एक्सपेंशन करोगे तो थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ विदाउट एक्सपेंशन। इसका प्रसार आपको नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है इसका, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को यूज करना है। जो प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखाई है उन प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए आप, और आप क्या कीजिए, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं उन एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, फिर इसी तरीके से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है ये डिटरमिनेंट हमारे पास है, इसको मैंने ए मान लिया है, लेट एक डिटरमिनेंट है ए, 13 14 15 16 17 18 19 20 20। अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाते हो आप, चाहे तो रो में लगाओ चाहे कॉलम में लगाओ। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाई C2, इस तरीके से C2 माइनस C1। अच्छा, यहाँ पर देखो ये C2 ऐसे एरो लगाया, C2 माइनस C1, यानी C2 में से सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है, और जो रिजल्ट आएगा C2 में से C1 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहां लिखना है, आपको C2 पर लिखना है, तथा एंड इसी तरीके से C3 माइनस C2 करो एक साथ सॉल्व इसको। ये हो गया 13 14 और 15। C1 पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, C2 में चेंज होगा। C2 में से ये माइनस 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3, इस 17 में से ये 14 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 18 में से 15 जाएंगे तो 3। इस एलिमेंट ने इसे माइनस किया, 17 में से इसको माइनस किया, 18 में से इसको माइनस किया, और कहां पे लिखा हमने C2। ऐसे ही C3 माइनस C2, और लिखना कहां पर है C3 पर। तो 19 माइनस 16 कितना आएगा 3, 20 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब आप इसमें देखो, इसमें कॉलम C2 और कॉलम C3 दोनों क्या हो गए, समान हो गए। अभी एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, उसका नाम आपको पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब प्रॉपर्टी का नाम पता हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किससे लिख रहे हैं, गुणधर्म की सहायता से लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म। तो अगर C2 और C3 ये दो कॉलम समान हो गए तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो जाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0, यानी कि यहाँ लिखेंगे सिंस C2 और C3 दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, देयरफॉर इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। ये सीधा आंसर आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 भी है इसमें, लेकिन वो तो एक लाइन का है, उसको आप अपने आप करना, ये 4 है ये अपने आप करना है। क्वेश्चन 5 देखिए, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो ये है। इसमें आप LHS को लेके चलोगे। एक तरीका ये है कि आप इसका डायरेक्ट क्या करो, एक्सपेंशन करो। अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करोगे तो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसमें कॉमन वोमन बना के आपको ये बनाना, कॉमन लेना है, जो कटेगा उसको काटना है, तो वो काफी बड़ी कैलकुलेशन होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी और एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस है जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये वाला, इनकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो देखो किस तरीके से हल होगा ये, यहाँ पे ध्यान देना। आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। लेट A
या ऐसा करो, लेट नहीं लिखो आप, इसकी एलएचएस साइड लेके चलो, ऐसा लिखो टेकिंग एलएचएस। एलएचएस साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड, 1 1 1 वाई जेड वाई प्लस जेड, जेड एक्स जेड प्लस एक्स, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम यहां पे लिख रहे हैं बाई R2 R2 माइनस R1, यानी दूसरी पंक्ति में से और पहली वाली को घटाना है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है और लिखना कहां पर है, सेकंड रो पर। इसी तरीके से एंड R3 माइनस R1 करो इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन में। R1 पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, R1 एज इट इज रहेगी 1 वाई जेड और वाई प्लस जेड। R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, यानी 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। जेड प्लस एक्स में से माइनस करना है वाई जेड, दोनों में जेड कॉमन आ जाएगा, जेड कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। इसमें से इसको माइनस करना है, ये कितना है जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड से जेड कट जाएगा, क्या आएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट इसी तरीके से 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करोगे y कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई x माइनस वाई, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे यानी x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, y से y कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये आ गया आपका x माइनस जेड। ठीक है भाई, इसमें से आपने इसको माइनस किया, ये आ गया x माइनस वाई, यहां पे कितना आ रहा है, इसमें से जब इसको माइनस किया x वाई और माइनस किया हमने वाई जेड, दोनों में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आया तो x माइनस जेड बचेगा, x माइनस जेड ये बचेगा। अब नेक्स्ट इससे डिटर्मिनेंट में जो बना है अब ये, इसकी सेकंड रो में कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई। देखो सेकंड यहां 0 है, यहां z इंटू एक्स माइनस वाई है और यहां भी z एक्स माइनस वाई, तो इस सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई बाहर ले लेंगे। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कॉमन आता है, अगर मैट्रिक्स होता है तो हर एलिमेंट में से देखना पड़ता है, तो यहां पे बाहर क्या आ जाएगा x माइनस वाई, और नीचे वाले में से क्या बाहर आएगा x माइनस जेड। अब देखो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा, 1 वाई जेड और y प्लस जेड, यहां 0, यहां पे z बचा, यहां 1, यहां 0, ये x माइनस जेड बाहर चला गया, y x माइनस जेड गया तो 1, ये वैल्यू है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका एक्सपेंशन करो, भाई 2 0 बन गई इसमें, तो केवल इस एलिमेंट से एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस एलिमेंट से एक्सपेंशन करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटेगी, और सेकंड और थर्ड के लिए क्या आएगा 0 आएगा। जब सेकंड से करोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका यहां 0, और थर्ड से करोगे तो ये कैंसिल होंगे, इसका 0 यानी 0, केवल 1 से करना है, तो x माइनस वाई और x माइनस जेड, इसका विस्तार करो। तो आगे क्या लिखोगे, 1 इंटू, बोलो क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, कितना होगा जेड, और y का मल्टीप्लाई 1 में होगा माइनस, और बाकी 0 होंगे आगे वाले, यानी x माइनस वाई x माइनस जेड और z माइनस वाई। एक माइनस इसमें से कॉमन लो, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स, और एक माइनस इसमें से कॉमन लो, ये है z माइनस वाई, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, और दो माइनस आ जाएंगे, एक इसमें से और एक इसमें से, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई, इसको पहले लिख देना y माइनस जेड और z माइनस एक्स। एक माइनस आपने किसमें से कॉमन लिया, इसमें से, और एक माइनस आपने किसमें से कॉमन लिया, इसमें से, एक इसमें से कॉमन लिया और एक इसमें से, दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस, ये है z माइनस वाई, माइनस कॉमन गया तो क्या बचा y माइनस जेड, और ये x माइनस जेड, जब माइनस कॉमन जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी z
माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। देखो आपको ये प्रूव करना था, ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गई। ठीक है भाई, तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस करने हैं वो इस तरह के जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इनको इसमें लगाना है, और जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उनमें से देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी बन रही। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जब आप क्वेश्चंस में लगाओगे तो अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस क्वेश्चन में ये ऑपरेशन लग सकता है। ठीक है, और बाकी आपको जो एक्सपेंशन का तरीका है पूरा एक्सपेंशन करके और मान याद करना ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है सारणिक है ये, इसका मान ज्ञात करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको। तो एक तरीका तो होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करें, एक्सपेंशन करते हैं, उसका सीधा विस्तार करते हैं। और एक तरीका क्या है, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन प्रॉपर्टी का प्रयोग करें, जो गुणधर्म आपने पढ़े हैं उन गुणधर्म का इसमें यूज करें। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, ये डिटरमिनेंट है हमारा 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c और b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c, c स्क्वायर a c स्क्वायर b 0। आप यहां पे ध्यान से देखो, इस पहले कॉलम में a स्क्वायर इंटू बी है, a स्क्वायर इंटू सी है, ये 0 है। कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी C1 में से a स्क्वायर कॉमन लेना। इस C2 में क्या कॉमन आ रहा है, बोलो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन लेना। और इस थर्ड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कॉमन है। पहले कॉलम में से आपको a स्क्वायर कॉमन लेना है, दूसरे कॉलम में से b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और तीसरे वाले में से c स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, सारणिक है इसलिए। तो बाहर क्या निकला, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अच्छा देखो इसमें अंदर क्या बचा डिटरमिनेंट में, ये 0, यहां से a स्क्वायर गया, क्या बचा b, यहां से c स्क्वायर गया, क्या बचेगा c, a स्क्वायर जाएगा, तो यहां से b स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा a, ये 0 ही रहेगा, यहां से b स्क्वायर हो जाएगा, c बचेगा केवल, यहां से c स्क्वायर गया, क्या बचा a, यहां से c स्क्वायर गया, क्या बचा b, और यहां पे 0। ये डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर लो, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू है। तो देखो बाहर क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक्सपेंशन करना आता है नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो ध्यान दो, पहले 0 से करेंगे हम, 0 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कट जाएंगे ये दोनों, ये बचेगा 0 का मल्टीप्लाई यहां होगा 0, और c का मल्टीप्लाई इधर होगा माइनस के b इंटू सी, फिर माइनस a प्लस माइनस, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कटेगा, क्या बचेगा b c और b 0, 0 का मल्टीप्लाई यहां होगा 0, और c का मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक माइनस लगाएंगे, माइनस के b c। ठीक है, फिर उसके बाद एलिमेंट आएगा a प्लस a, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे b c, और c का मल्टीप्लाई इधर करोगे 0 माइनस 0। इसको कैलकुलेट करो आप, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 0 का पूरे में गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, प्लस a b c, फिर यहां आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस a b c, और a का 0 में 0, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बन गया 2abc। देखो a स्क्वायर और ये है a, दोनों का गुणा करोगे तो क्या होगा, a की पावर 3, इस b की पावर कितनी है, समान आधार होने पर घातें क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर सेम संख्या का आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b में होगा तो b क्यूब, c स्क्वायर का मल्टीप्लाई c में होगा तो c क्यूब, और 2 और है तो क्या लिखा जाएगा इसको, 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। आगे क्वेश्चन समझ लें। इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के आज आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं और सारी प्रॉपर्टी बता दी है। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कराऊंगा, एग्जांपलों को आप लोग खुद करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछेंगे, और बाकी ये काम आप आज अपना पेयर में यहां तक का कंप्लीट कर लो। ठीक है।